शाम की मीटिंग में सब बड़े बॉस के साथ उसमें शामिल थे। बॉस उनको प्लान के बारे में बताकर उन सबकी जानिब देखने लगा। तो इतनी टफ ट्रेनिंग के पीछे असल वजह ये थी। वजदान साहब ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, इस सब में हम बच्चों की जानों को मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं, जब हम लोग अपने बेहतर आदमियों और कंप्यूटर साइंटिस्ट के जरिए ये काम करवा सकते हैं। वफार ने बहस करते हुए कहा, जिस पर बॉस से उन्हें घूरा। पहली बात, मैं अपने बच्चों की जान को मुश्किल में नहीं डालूंगा। वहां उन सबको सिक्योरिटी हर पल फॉलो कर रही है, बेशक फिर वो दिन का टाइम हो या रात का। दूसरी बात, मैं रशियन फैमिली को बताना चाहता हूँ कि उनके एक्शंस का हम लोगों ने नोटिस नहीं लिया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, मैंने उन लोगों के साथ अमन की डील की है। इस तरह वो लोग पुरसुकून होकर अपने काम को इत्मीनान से जारी रखेंगे और आखिर में बगैर उनको भनक लगे सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी। वो सख्त लहजे में एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोले। आपको लगता है हीर ये काम अच्छे से कर पाएगी, जब सारे के सारे मिशन का दारो मदार उस पर है? यावर ने पूछकर हवाहाज की जानिब अपनी उंगली की। प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, मुझे तुम्हारी अडॉप्टेड बेटी की सलाहियतों पर कोई शक नहीं। जल्दी से बोला, क्योंकि उसके सामने उसकी बेटी की सलाहियतों पर सवाल उठाना बेवकूफ़ी थी। उसके ऐसे कहने पर वहाज ने नाम में सह हिलाया, मतलब उन्हें इस सवाल पर कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, वो इसमें कामयाब होगी, क्योंकि मुझे उस पर मुकम्मल भरोसा है। इस कैंप के रिपोर्ट के मुताबिक वो उस मिशन के लिए बेस्ट है। बॉस ने पुरइत्माद लहजे में कहा। ये आपने बहुत पहले प्लान किया हुआ था। वहाज का हीर को अडॉप्ट करना और यहाँ लाना कोई इत्तेफाक नहीं था। इस सब के पीछे आप थे, मतलब सब कुछ पहले से ही डिसाइड किया हुआ था। ठीक कह रहा हूं ना? वजदान साहब ने संजीदगी से कहा। हम्म, ठीक कह रहे हो। उन्होंने उसकी बात से मुतफिक होते हुए कहा। मैं जानता हूं आपने हमें यहाँ प्लान बताने के लिए बुलाया है, लेकिन मैं एक बात साफ साफ बता दूं, आपने बगैर मुझसे मशवरा लिए मेरे बच्चों को दुश्मनों के एरिया में भेजा है। अगर मेरे किसी भी बेटे को हल्की सी भी खरोच आई तो मैं ऐलान जंग करता हूँ। सब मलिया मिट होगा। मैं उनके मुल्क को आग लगा दूंगा, समझ आया? वजदान साहब आग बगोला होते हुए फ़ोन करके वहाँ से चले गए। मेरी तरफ से भी यही समझे। शावर भी कहकर वहाँ से चला गया। अफान ने कुछ नहीं कहा और अपने बड़े भाई की जानिब हाँ में सर हिलाकर वहाँ से निकल गया। मेरे बच्चे मेरी जान है, अगर किसी को कुछ हुआ तो तबाही मचेगी, बस याद रखिएगा। फहद साहब बॉस की आंखों में देखते हुए एक एक लफ्ज़ चबाकर बोले और फिर वो मीटिंग रूम से चले गए। मेरे बाबा के अलावा इशाल मेरी इकलौती फैमिली है, मुझे यकीन है वो ये मिशन बहुत अच्छे से करेगी। लेकिन अगर इस दौरान उसके बाल को भी किसी ने गलत नीयत से छुआ तो रशिया नाम के मुल्क को दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। बाकी गुड नाइट। वो कहकर वहाँ से चला गया, जबकि बॉस कुर्सी के साथ बुश लगाकर सांस खींचने लगे। ऐसे धमका रहे हैं जैसे इनके बच्चे चुन्ने मुन्ने काके हैं। भाई नौजवान है, अपनी हिफाजत करना जानते हैं। पता नहीं इस उम्र में भी इन सब का खून इतना जोशीला क्यों है। वो टेबल से पानी की बोतल पकड़कर मुंह से लगाते हुए बोले। उन्हें पता था उनके भाइयों की जानिब से ऐसा ही कुछ रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन वो सब बच्चों की जिम्मेदारी लेने को तैयार थे, क्योंकि उन्हें उन पर मुकम्मल भरोसा था। उनके मुताबिक तो 2 हफ्ते बाद असल मज़ा शुरू होने वाला था। ये आपके लिए मैम। जब वो प्राइवेट जेट में आकर बैठ गई तो काफ़ी टाइम गुजर जाने के बाद जब जेट आसमान से सरगोशियाँ करने की कोशिश करने लगा, तब होस्टेस ने ही के पास जाकर उसकी जानिब गुलाब के फूलों का बंडल बढ़ाते हुए कहा, जो उससे मुस्कुराते हुए थाम लिया। जब वो चली गई तो वो उन्हें अपनी नाक के करीब ले जाकर उनकी खुशबू अपनी सांसों में उतारने लगी, क्योंकि उसे रेड रोजेस बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो उसकी खुशबू को महसूस कर रही थी कि उससे फूलों से एक चिट को निकाल कर ज़मीन पर गिरते हुए देखा। उससे फ्लावर एक तरफ रखकर उसे उठा लिया। बेशक आसमान गिरकर जमीन के साथ मिल जाए या सितारों से रोशनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें वापस से एक बार फिर से अपना बनाकर रहूंगा। तुम्हारी हर हद खुद तक महदूद कर दूंगा। तुम्हारी हर धड़कन और सांस सिर्फ एक ही नाम पुकारेगी, हसाम। जस्ट वेट एंड वॉच। हैव अ सेफ ट्रिप एम्बोला। ओनली योर्स हसाम। उसके अल्फाज पर हीर का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि बॉस के मेंशन के बाद आज पहली बार हसाम ने उससे बात करने की कोशिश की थी। देखते हैं हसाम वजदान। वो बार बार उसके अल्फाज रीड करने के बाद उसे अपने पाउच में रखते खुद से बोली और फिर किचन की जानिब बढ़ गई। वहाँ जाकर उसने एक वॉस लिया और उसमें पानी डालकर फूलों को उसके अंदर रख दिया। वापस आकर वो अपनी सीट पर पुश लगाकर अपनी आंखें बंद कर गई। इस तरफ मिस पोलार्ड। 10 घंटों के बाद प्राइवेट जेट लैंड हुआ तो हीर के बॉडीगार्ड ने उसे जेट से बाहर जाने वाले रास्ते की जानिब इशारा करते हुए कहा। तो आंखों पर ग्लासेस लगाकर उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ उतरने लगी। जैसे ही उसे रशिया की ज़मीन पर कदम रखे, ताज़ा हवा उसके चेहरे से आकर टकराई, जिससे लुफ्त उठाते हुए
वो अपने बॉडीगार्ड के साथ अपनी लिमोज़ीन की जानिब बढ़ने लगी। उससे करीब जाकर उससे महसूस किया कि उसकी गाड़ी के पीछे 7 ब्लैक कार्स मौजूद हैं। "तुम्हारा नाम क्या है?" उसने अपने बॉडीगार्ड की जानिब देखते हुए पूछा, जो उसके लिए दरवाज़ा खोले खड़ा था। एक्सक्यूज़ मी मिस। वो नासमझी से बोला, "मेरे ख़्याल में मैंने बहुत साफ़ और शफ़ाफ़ अल्फ़ाज़ में सवाल पूछा है, इसलिए बेहतर है उसका जवाब दो।" वो एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए बोली। मेरा नाम स्कॉट है मिस। उसके लहजे में कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से वो एहतराम से सर झुकाते हुए बोला, "ओके स्कॉट, क्या इन सब कार्स का हमारे साथ जाना ज़रूरी है?" वो गाड़ियों की लंबी कतार की जानिब इशारा करते हुए पूछने लगी। ये मेरी तरफ से नहीं है मैम। ऊपर से ऑर्डर्स हैं जिनको मैं सिर्फ़ फ़ॉलो कर रहा हूँ। उसके कहने पर वो हाँ में सर हिलाकर गाड़ी के अंदर बैठ गई, क्योंकि वह समझ गई थी कि ये पावर लोगों को दिखाने के लिए है कि वो कितनी अमीर है, ताकि जाते ही लोगों की नज़रों में आ जाए। ज़ाहिर सी बात है, इंसान भले बोले या ना बोले, पैसा बोलता है। एयरपोर्ट से यूनी तक का सफ़र 20 मिनट का था। जब वो महसूस बिल्डिंग तक पहुँचे, तो हीर उसकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। वो सोचने लगी कि अगर ये बाहर से इतनी दिलकश है तो अंदर से कैसी होगी। कुछ मिनट्स के प्रोटोकॉल के बाद वो लोग इमारत के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गए। वो चमकती आंखों से इमारत के अंदरूनी हिस्से को अपनी आंखों में बसाने लगी, जहाँ ग्राउंड में स्टूडेंट्स टहल रहे थे या ग्रुप की शक्ल में बैठे दुनिया से बेगाना गपशप लगा रहे थे। उनके कहके हवा में ऐसे गूंज रहे थे जैसे कल का दिन कभी आना ही ना हो। उससे महसूस किया कि वहाँ बास्केटबॉल खेलने के लिए भी ग्राउंड है, जबकि उसकी दूसरी समेत वॉलीबॉल, फुटबॉल, यहाँ तक कि गोल्फ खेलने के लिए भी खास अपनी अपनी जगह महसूस है। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक डबल गेट के सामने जाकर रुक गई, जो कि हॉस्टल था। हम पहुँच गए हैं मिस, लेकिन अंदर तब जाएँगे जब आपकी तरफ से हुक्म जारी होगा। स्कॉट ने अदब से कहा, जिस पर वो सीट की पुश के साथ अपना सर लगाकर आंखें बंद कर गई। फिर उससे आंखें खोलकर अपने चेहरे पर कुदरती तासुरात पैदा किए, क्योंकि वो हेलेना का किरदार निभाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी, जिसका ताल्लुक यूक्रेन से था। उससे जब स्कॉट को दरवाज़ा खोलने की इजाज़त दी, तो वो बगैर देर किए उसके लिए दरवाज़ा खोलकर उसे अपने साथ अंदर ले गया, जहाँ एक औरत उनका इंतज़ार कर रही थी। "वेलकम मिस एवेन्यू, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि इस साल आप भी हमारे साथ होंगी।" उस औरत ने दिल से मुस्कुराते हुए कहा। "चलो देखते हैं, क्या तुम सचमुच साल के खत्म होने तक अपनी इतनी ही खुशी दिखाती हो?" वो तंज़े लहजे में कहकर बगैर उसका जवाब सुने उसके करीब से गुजरकर अंदर की जानिब बढ़ गई। जिस तरह पहले तो स्कॉट मुंह खोले उसे ज़्यादा देखता रहा, फिर होश में आकर जल्दी से उसके पीछे भागा। "आज के लिए मैं तुम्हारी गाइड हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यूनी और हॉस्टल का सारा एरिया दिखाऊंगी।" वो औरत उसके पीछे लपकती हुई बोली। "उसके लिए मेरे पास नक्शा मौजूद है, बराए मेहरबानी मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, मैं काफ़ी लंबे सफ़र से आई हूँ, आराम करना चाहती हूँ।" वो अपनी आंखों से ग्लासेस उतारकर दबे हुए लहजे में बोली, "सॉरी मिस, लेकिन यहाँ का कानून है, जब भी कोई नया तालिब इल्म आता है, उसे सारा एरिया दिखाया जाता है ताकि उसे बाद में किसी किस्म की दिक्कत।" "तुम्हें लगता है मैं उनमें से हूँ जो ये कानून फ़ॉलो करते हैं? ये सिर्फ़ टाइम वेस्ट होते हैं, जो कि मैं करती नहीं हूँ। अब मेरे रास्ते से हटो, मुझे जाकर कुछ देर रेस्ट करना है।" हीर ने उसकी बात को काटते हुए सर लहजे में कहा, "जैसी आपकी मर्ज़ी मिस, लेकिन आप जिस तरह बात कर रही हैं, मैं इसकी शिकायत प्रिंसिपल को भी कर सकती हूँ, ताकि वो आपसे बात-साते खुद निपट सके।" उस औरत ने अब की बार सख्ती से कहा, जिस पर वो आंखें घुमाकर उसकी धमकी को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई। वो अपने पीछे स्कॉट की मौजूदगी महसूस कर सकती थी, जो उसका सामान उठाए हुए था। उससे कॉरिडोर से लिफ्ट की जानिब टर्न लिया और फिर रूम नंबर 85 के पास जाकर वो रुक गई। उससे उसमें कार्ड लगाकर हैंडल घुमाया, तो वो खुल गया। मिस ये रहे आपके बैग्स। मैं आपके दरवाज़े के पास नहीं रुक सकता, क्योंकि ये गर्ल्स हॉस्टल है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। मैं बस 5 मिनट की दूरी पर हूँ। स्कॉट ने दरवाजे के पास उसका सामान रखते हुए कहा, "ठीक है स्कॉट, तुम आराम से जाओ।" वो नरमी से बोली, तो वो शदीद हैरत से उसे देखने लगा, फिर अपना सर हिलाकर वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे ये फैमिली समझ ही नहीं आती थी। एक मिनट में ये लोग इतने स्वीट होते थे, जबकि दूसरे ही मिनट में बिल्कुल जहरीले। उसे ये फैमिली आम इंसानों की कम बाइपोलर्स की ज़्यादा लगती थी। जैसे अभी ये लड़की कुछ मिनट्स पहले इतनी रूड थी, और अभी कितनी तमीज़ और इज्जत से बात कर रही थी। उसके इतने शौक होने पर हीर के लब मुस्कुराए, क्योंकि वो उसकी हालत समझ सकती थी। उसने सारा दिन उसके साथ गुजारा था, इसलिए वो आखिर में ना चाहते हुए भी उससे नरमी इख्तियार कर गई थी, क्योंकि वो उसका हकदार था। उसने रूम में दाखिल होकर उसको गौर से देखा, जहाँ क्वीन साइज़ के 2 बेड मौजूद थे, जिनकी साइड्स में टेबल थे और उनके ऊपर लैप पड़े हुए थे। बेड की एक समीत देखकर उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसके रूममेट पहले से इस कमरे में मौजूद हैं, लेकिन फ़िलहाल वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी।
हीर ने अपना सामान पकड़ा और उसे सेट करने लगी ताकि फिर वो सुकून से थोड़ी देर सो सके। 20 मिनट के बाद जब वो अपनी साइड सेट करके मुतमिन हो गई तो फ्रेश होकर आगे अपने बेड पर लेट गई। अभी उसे लेटे 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि उसकी रूममेट कमरे में दाखिल हो गई, जिस पर वो आंखें खोलकर उसकी जाने देखने लगी, जो कि पिंक कलर के लिबास से मलबूस थी। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, मुझे नहीं पता था मेरी रूममेट आज आ रही है। वो नर्वस होते हुए बोली। कोई बात नहीं, मेरा नाम हलीना है। उसने उठकर सीधे होकर बैठकर उसकी जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो हेलेना, आई एम आना स्टुअर्ट। वो उसके हाथ को थामते हुए बोली, तुमसे मिलकर खुशी हुई, उम्मीद है हम दोनों एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे। हीर अपने बालों का चूड़ा बनाते हुए बोली, हाँ ज़रूर, बुरा मत मानना हेलेना, मैं कमरे में सिर्फ कपड़े बदलने आई थी, तुम रेस्ट कर लो, मैं काफ़ी लेट नाइट वापस आऊँगी। वो कहकर अपने वॉर्डरोब में गायब हो गई, जबकि हीर मज़े से अपने सराहने पर सर रख कर अपनी आंखें बंद कर गई, क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी, बस सोना चाहती थी। जब उसकी आंख खुली तो उससे तकिए के नीचे पड़े मोबाइल से सबसे पहले टाइम देखा, जो सुबह 10 बजे का था। वो अपनी आंखों को अपने हाथों की उंगलियों से रगड़ने के बाद कमरे के अतराफ में देखने लगी, लेकिन जब उसकी नज़र कमरे में लगे पोस्टर से टकराई तो उसे झटका लगा। साथ उसे अपनी आंखें खोलने पर पछतावा हुआ, क्योंकि उसका कमरा हसाम के फ़ोटो एल्बम में बदल चुका था। उससे बेड से उठकर वापस से सारे कमरे की जानिब अपनी निगाह घुमाई, जहाँ सिर्फ हसाम अकेले की ही नहीं बल्कि इशाल हस्सा को बना के पोस्टर्स लगे हुए थे। फिर उसकी आंखें अपनी रूममेट पर जाकर थमी, जो कुर्सी पर खड़ी एक के बाद एक रॉयल बॉयज़ की फ़ोटोज़ दीवार के साथ चिपका रही थी। व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग हियर? वो अपनी रूममेट के पास जाकर पूछने लगी, क्या तुम्हें नहीं पता कल कौन आ रहा है? आना ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखते हुए पूछा, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी रूममेट को कल होने वाली इवेंट के बारे में कुछ खबर नहीं है। नहीं, वो आईब्रो उचकाकर बोली, जिस पर आना अफसोस से नाम ऐसा हिला गई। रॉयल बॉयज़ कल से यूनि ज्वाइन कर रहे हैं, हमें उनकी आमद के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। वो चहकते हुए बोली, और हम उनकी आमद पर स्पेशल तैयारी क्यों करेंगे भाई? क्या वो किसी प्राइम मिनिस्टर की औलाद है? ये यकीन से कह सकती थी कि उसके अल्फाज पर आना जैसे देख रही थी, वो यकीनन किसी भी लम्हे बेहोश हो जाएगी। क्या तुम पागल हो या बेवकूफ़ हो? दोनों ही नहीं, हीर ने उससे घूरते हुए कहा। है, रॉयल बॉयज़ किसी प्राइम मिनिस्टर की औलाद से भी बढ़कर हैं, क्योंकि वो बाज़ाते खुद रॉयल्स हैं। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी हसाम को फ़ेस टू फ़ेस देखने का शिद्दत से इंतज़ार किया है। मेरी बहुत चाहत थी मैं उसे एक बार सामने से देखूँ। मैंने उससे मुतल्लिक हर खबर को सोशल मीडिया पर फ़ॉलो किया है। मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। वो आपकी सी कैफ़ियत में कहते हुए हीर की जानिब देखने लगी, जो उलझी निगाहों से उसे देख रही थी, कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम उसे नहीं जानती? आना उससे पूछने लगी। नहीं, मैंने पहली बार ये नाम सुना है। उससे कंधे उचकाते हुए साफ अल्फाज से झूठ बोला। ओह माय गॉड! मतलब तुमने अपनी आधी ज़िंदगी यूँ ही ज़ाया कर दी है। पुअर गर्ल। वो इंतहाई संजीदगी से बोली, जिस पर वो नासमझी से उसे देखने लगी कि ऐसा क्या है जो वो मिस कर रही है। तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी और तुम्हारी हेल्प भी कर दूँगी, उसका फैन क्लब जॉइन करने में। वो उसके कंधे को थपथपाते हुए बोली और साथ ही हसाब की तस्वीर पकड़कर दीवार पर चिपकाने लगी। जब जब वो उसकी तस्वीर लगाती उसके मुँह से एक ही जुमला निकलता, ही इज़ सो हैंडसम, ही इज़ सो हैंडसम। जिस पर हीर अपने बालों में उँगलियाँ चलाने लगी। वो जितना उससे दूर भाग रही थी, वो उतना ही उसके हवासों पर छा रहा था, और ऊपर से उसे समझ नहीं आ रहा था, लोग उसके इतने दीवाने क्यों हैं? हो सकता है उसकी वजह उसकी अमीरी और हुस्न हो। इसी बात की तो मेरी रूममेट ने भी रट लगाई हुई है, जैसे दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वही रह गया हो। वो खुद से बड़बड़ाकर वॉशरूम में घुस गई ताकि फ्रेश होकर खाना खा सके, क्योंकि उससे काफ़ी वक्त से कुछ नहीं खाया था। वहाँ का कैफेटेरिया इतना बड़ा था कि हीर को एक पल के लिए लगा कि वो उसमें गुम हो जाएगी, क्योंकि वो लड़के और लड़कियों के दोनों के लिए था। वो अपनी प्लेट में खाना डलवाकर एक कॉर्नर में विंडो के पास जाकर बैठ गई। तुम सच में ये सारे का सारा खाना खा लोगी? तुम्हारी सेहत से लगता तो नहीं कि तुम इतना खाती हो। शरारत भरी आवाज़ उसके कानों से टकराई तो हीर ने विंडो से नज़र हटाकर अपने सामने खड़े लड़के को देखा, जो अपनी ब्राइट हेज़ल आंखों से उसे ही देख रहा था। एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? वो आस-पास नज़र घुमाते हुए बोली, शायद कोई और भी पास बैठा हो जिससे वो मुखातिब हो। ज़ाहिर सी बात है तुमसे ही मुखातिब हूँ। तुम्हें अपने अलावा कोई और ब्यूटी यहाँ दिख रही है? वो शौक लहजे में उल्टा उससे सवाल करने लगा। व्हाट? तुम खूबसूरत हो लेकिन थोड़ी बेवकूफ़ हो। तुम शायद मुझे नहीं जानती हो, लेकिन मैं सिर्फ ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ ही बात करता हूँ। व्हाट द हेल? मेरा ख्याल है तुम मुझे अकेला छोड़ दो।
और जाकर कोई और ब्यूटी ढूँढो, यहाँ बहुत सी हैं, तुम्हें ज़रूर कोई मिल जाएगी। वो गुस्से से बोली, जिस पर वो नामिसा हिलाकर हँसने लगा। आई लाइक यू। बाय द वे, आई एम हंटर क्रॉक्स। वो उसके सामने अपना हाथ करते हुए बोला। हीर को वो रश्य नहीं लगा क्योंकि उसका लहजा आना से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वेल आई डोंट लाइक यू, बाय द वे आई एम हेलेना इवानोव। वो उसके हाथ को नज़रअंदाज करती टूटोक लहजे में बोली, जिस पर वो मुस्कुराते हुए उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मेरा नहीं ख्याल मैंने तुम्हें अपने साथ बैठने की इनविटेशन दिया है, वो सुलगते हुए लहजे में बोली, क्योंकि उसका उसके पास बैठना उससे आग बगोला ही कर गया था। मुझे यहाँ से बाहर का नज़ारा बहुत पसंद है। तुम खाना खाओ, मैं तंग नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस। जब हीर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, उल्टा वो उसे अपने सीने पर बाजू बांध कर खोने लगी, तो सांस खींचकर वहां से उठ गया। खैर, मैं जा रहा हूँ। तुम ये खाना खाओ, इससे पहले ठंडा हो जाए। और हाँ, इतना होश होने की ज़रूरत नहीं, हम फिर मिलेंगे। वो उसे आंख मारते हुए बोला और फिर वहां से चला गया। जबकि उसके जाने के बाद हीर दांत पीस कर रह गई और उसके साथ साथ उसकी भूख भी खत्म हो गई। इससे बगैर खाए अपनी कुर्सी से उठ गई। बाकी का दिन हीर ने अपने कमरे में ही गुजारा और वो शुक्रगुजार थी। इस दौरान उसकी रूममेट ने हसाम का नाम ले लेकर उसका सर नहीं खाया, लेकिन उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था उस लड़के ने सिर्फ उसी से बात क्यों की है, जबकि वहाँ और भी बहुत सी लड़कियां थीं। रिलैक्स ही, वो सिर्फ फ्लर्ट कर रहा था। तुम वैसे ही रॉयल्स के साथ रह रहकर शक्की होती जा रही हो, वो बस नॉर्मल गुफ्तगू थी। उसका दिमाग उसे समझाने लगा। वो यहाँ है, वो यहाँ है, प्लीज़ जल्दी चलो, हमें उनसे मिलना है। आना की पुरजोश आवाज़ सिर को ख्यालों की दुनिया से होश मिलाई, जो उसे बाजू से खींच रही थी और साथ कह रही थी, एक मिनट रुक जाओ, कौन यहाँ है। वो उसे बाजू से पकड़कर रिलैक्स करते हुए बोली, जो उसे बाहर की जानब ले जा रही थी। हसाम यूनिक ग्राउंड में दाखिल हो चुका है, प्लीज़ जल्दी चलो, मुझे फ्रंट पर खड़े होना है ताकि उसको करीब से देख सकूं, प्लीज़, वरना वो लोग उस जगह पर कब्जा कर जाएंगे। उल्टे चाहिए बोली, लेकिन वो तो कल आने वाले थे, आज वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो एक दिन पहले क्यों आ गए हैं, इससे हमें कोई मतलब भी नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि वो लोग यहाँ मौजूद हैं। कसम से हेलेना, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा वो लोग आ चुके हैं। वो उसका बाजू पकड़कर बाहर की जानिब ले जाते हुए खुशी से बताने लगी। हीर अफसोस से नामिसा हिलाकर उसके साथ साथ चलने लगी, जो लोगों के हुजूम में से रास्ता बनाकर आगे बढ़ रही थी और फाइनली सबसे आगे जाकर खड़ी होने में कामयाब हो गई थी। जैसे ही गाड़ियां ग्राउंड में दाखिल होने लगी, लड़कियों की पुरजोश आवाज़ से और लड़कों की सीटियां एक ही कानों से टकराईं, जिस पर वो आंखें घुमाकर रह गई और आना के बराबर खड़ी होकर लातादार ब्लैक कार्स को दाखिल होते हुए देखने लगी, जो कि उसके मुताबिक यकीन सिक्योरिटी के लिए थी। हसाम सबसे पहले गाड़ी से बाहर निकला, जो ब्लैक लिबास में नजर लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। उसके निकलते ही हवा में शोर शराबा बढ़ गया। उसके पीछे इशाल, बनान और शहजाम भी अपनी अपनी कार से बाहर निकल आए। उन सब ने आंखों में ग्लासेस लगाए हुए थे और उनके चलने का स्टाइल ऐसा था जैसे वहाँ की ज़मीन भी उनकी ही गुलाम हो। एक ही निगाह जैसे ही शहजाम से टकराए, उसके लब खुद ब खुद मुस्कुराने लगे। उसकी भी निगाह जब हीर से टकराए तो वो चलते हुए ही उसे आंख मार गया, जिस पर वो नाम में हिलाकर हंसने लगी। उससे अपने वजूद पर किसी और की भी झुलसी हुई निगाहों को महसूस किया। वो समझ गई थी देखने वाला कौन है, इसलिए उसने भी हिम्मत से चैलेंज करती निगाहों से उसकी जानिब देखा, जो दुनिया की नसों से बेगाना सिर्फ उसे ही देखने में मसरूफ था। जिस पर वो जल्दी से नसें झुकाकर यहाँ से वहाँ देखने लगी ताकि कोई नोटिस न ले। उससे अपनी बराबर खड़ी आना की तरफ देखा, जो तमाम लड़कों को मुंह खोले ऐसे देख रही थी जैसे पता नहीं कौन सी हवाई मखलूक अचानक से यहाँ आ गई हो और वो उन्हें देखकर सदमे में हो। प्लीज माइश, इससे कहो मुझसे शादी कर ले, कितना प्यारा है वो, प्लीज। एक की तवज्जो एक लड़की की आवाज़ से खींची, जो अपनी दोस्त का हाथ पकड़कर हसन को देखते हुए इल्तिजा कर रही थी, जिस पर हीर उससे घूर कर रह गई। यू आर क्रेजी, उसकी दोस्त से कहका लगाते हुए कहा। यार प्लीज यार, रुको, मैं खुद ही जाकर इसे प्रपोज करती हूँ, पहली वाली लड़की ने आंख मारते हुए कहा, साथ हसाम को देखने लगी, जो कि उसी औरत से मिल रहा था जिससे हीर ने काफी बदतमीजी की थी। पागल मत बनो, उसकी दोस्त ने उसे पच मारते हुए बोला, जबकि हीर उन दोनों को अफसोस से देखकर लोगों में से जगह बनाकर अंदर की जाने पड़ गई, क्योंकि उसके पास इन फजूल चोचलों के लिए वक्त नहीं था। ऐसे पागल हो रही हैं लड़कियां जैसे दुनिया में सिर्फ यही एक लड़का रह गया हो, इडियट इंसान। वो दांत पीसते हुए कहकर अपने कमरे में दाखिल हो गई। वो कमरे में गई तो मोबाइल पकड़कर गेम खेलने लगी। कुछ देर के बाद उसके मोबाइल में इशाल का मैसेज आया। अपना एयरपीस पहनो, हमें तुम्हारे साथ कुछ प्लान को डिस्कस करना है। ये पैकेज पकड़कर वॉशरूम में चली गई ताकि एहतियात से उसमें से निकाल कर अपने कान में लगा सके। वो बिल्कुल छोटा सा था, जो कि ना होने के बराबर था। उससे ध्यान से
उसे अपने कान में लगाया तो उसे लगने के बाद उसे किसी किस्म की उलझन महसूस नहीं हुई। अचानक से इशाल की आवाज़ उसके कानों से टकराई तो वो खौफ से उलझी। क्योंकि आवाज़ काफ़ी तेज़ थी, उसने दिल पर हाथ रखकर खुद को सँभाला और फिर जल्दी से वॉल्यूम को कम किया। आर यू ओके हियर? इशाल ने फ़िक्रमंदी से पूछा। या, वो दो-टोक लहजे में बोली जिस पर इशाल साँस खींच कर रह गई। मतलब वो अभी भी उससे नाराज़ है, इसलिए ऐसा ठंडा रवैया उसके साथ इख्तियार कर रही है। ओके, कल से तुम इस यूनियन में मसाइल पैदा करना शुरू कर दोगी। मैंने इस यूनियन में काफ़ी रिसर्च की है, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे लिए एक बेहतरीन टारगेट ढूँढ लिया है। अनाया ग्रेस, उसका ताल्लुक इंग्लैंड से है। काफ़ी डरी सहमी सी बच्ची है, तुम आराम से उससे उलझ सकती हो। बस उसे इतना टॉर्चर ज़रूर करना कि वो अपनी शिकायत प्रिंसिपल के ऑफिस तक ले जाए, ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी किसी कमज़ोर को अपना निशाना नहीं बनाऊंगी। अगर तुम चाहती हो मैं किसी से उलझूं, तो मेरे लिए मेरे लेवल का बंदा ढूंढो। ऐसे कोई डरे सहमे लोग नहीं। ओके ईशॉल रॉयल, जाओ और जाकर नया टारगेट ढूंढो। वो मसबूत लहजे में बोली। ठीक, मुझे पहले ही इसे ढूंढने में 2 हफ्ते लग चुके हैं, इसलिए फ़िलहाल इसी से काम चला लो, क्योंकि इतने कम टाइम में मैं तुम्हें कोई और शिकार कैसे ढूँढ कर दे सकती हूँ? विशाल ने दाँत पीसते हुए कहा। वो मेरा सरदर्द नहीं है इशाल, मैं यहाँ अपना काम करने आई हूँ। प्लान बनाना तुम्हारा काम है, लेकिन उस पर अमल सिर्फ़ मेरी मर्ज़ी से होगा। अब मुझे डरे सहमे लोगों पर ज़ुल्म करना नहीं पसंद तो नहीं पसंद, जाकर नया टारगेट ढूँढो। ने सर्द लहजे में कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। विशाल ने अपने कान से ईयरपिस निकालकर गुस्से से कॉफ़ी टेबल पर पटक दिया। क्या हुआ? शेज़ाम ने सेब का बाइट लेते हुए पूछा। अगर तुम्हारी बहन का यही रवैया रहा ना, तो उसके साथ काम करना नामुमकिन है। पता नहीं कौन सी भटकती आत्मा आ गई हुई है उसके वजूद में आजकल। क्या हो गया है? कुछ बताओ तो। वो आईब्रो उचकाकर बोला। वो एक इंतहाई ज़िद्दी लड़की है। कसम से मिशन खत्म होने तक वो मुझे पागल कर देगी। उससे मेरे ढूंढे हुए टारगेट को नुकसान पहुंचाने से इनकार कर दिया है। कह रही है वो अपने से कमज़ोर पर जुल्म नहीं करेगी। भला अब मैं एक दिन में उससे नया टारगेट कहाँ से ला कर दूँ? यहाँ कौन से मेरी खाला मामू के बेटे हैं जो मेरी मदद कर देंगे? वो सिच होती हुई जो मुंह में आया कहने लगी। हमें तुम अपने हाला मामू के बेटे ही समझ लो, वैसे करना क्या है? शहजाम ने मुस्कुराते हुए कहा जबकि हसाम जो दीवार के साथ पुश लगाए खड़ा था वो आगे बढ़कर इशाल के करीब आया। अपना ईयरपीस पकड़ाओ मुझे। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर संजीदगी से बोला। इशाल कुछ पल हिचकिचाते हुए उसके गुस्से से भरी आंखों को देखने लगी। उससे उसे समझाना चाहा कि वो खुद ही हैंडल कर लेगी, मगर जैसे ही उसकी आंखों ने मेरी का लिबादा उड़ा, उससे ना चाहते हुए बगैर कुछ कहे एयरपीस उसकी तरफ बढ़ा दिया, क्योंकि वो जानती थी हसाम को चीज़ से कितनी मोहब्बत है और ऐसे मिशन में रुकावटें वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। अल्लाह अल्लाह, ये तो गुस्से से आग बबूला हो रहा है। जो इसका शिकार बनने वाला है, अल्लाह उसके हाल पर रहम करे। एरिक ने अपना हाथ दुआ के लिए उठाते हुए कहा। हम्म, हसाम हीर से बात करने वाला है, क्या वो उसे हर्ट करेगा? शज़ाम परेशानी से वो कहने लगा। नहीं, वो उसे कभी हर्ट नहीं करेगा, रिलैक्स रहो। विशाल ने उसे कंधे को दबदबाते हुए कहा। असाम एयरपीस अपने कान में लगाकर बैल्कनी में आ गया था। हीर का थोड़ा दिमाग दुरुस्त करके उसे बता सके कि उनकी दुनिया में जो ऑर्डर्स जारी होते हैं वो सिर्फ मानने के लिए होते हैं, इनकार की चॉइस नहीं होती। वो उसका नंबर डायल करके उसके उठाने का इंतज़ार करने लगा, जो कि वो दूसरी बेल पर उठा भी गई थी। हेलो कौन? वो जो सख्त लहजे में बात करने का सोच रहा था, इतने दिनों बाद उसकी आवाज़ सुनकर अपनी आंखों को बंद कर किया। जो भी है जवाब दो वरना मैं ये कॉल बंद कर रही हूँ। उसके लहजे पर हसाम के चेहरे पर मसाइका खेज मुस्कुराहट बिखरी। क्यों? इतनी जल्दी भूल गई हो बेम्बोला? वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता हुआ बोला, जिस पर हीर बौखलाई क्योंकि वो उसकी तरफ से कॉल की तवक्का हरगिज़ नहीं कर रही थी। क्या चाहते हो? ये एयरपीस सिर्फ मिशन के मुतालिक है। अगर उस हवाले से बात करनी है तो मोस्ट वेलकम। अगर नहीं तो तुम्हें मुझे यहाँ कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं। ने बहादुरी से कहा, लेकिन जैसे ही हसाम का कहकर उसके कानों से टकराया, उसकी बहादुरी खिड़की का रास्ता पकड़कर छूमंतर हो गई। है, मैंने तुम्हें कुछ कानून समझाने के लिए ही कॉल की है। पहली बात तो ये कि जब कॉल चल रही हो तो सामने वाले की मुकम्मल बात सुने बगैर कॉल डिस्कनेक्ट करना बेवकूफ़ी है। दूसरी बात, तुम अपने एयरपीस को हमेशा एक्टिव रखोगी क्योंकि कब इमरजेंसी पड़ जाए कुछ खबर नहीं होती। लेकिन आप मैडम उसे बंद करके बैठी थी। जिम्मेदारी उठाना तो बहुत आसान काम है। मज़ा तो तब है जब कोई निभा कर भी दिखाए। इतनी इंसल्ट पर ही के गाल शर्मिंदगी से दुखने लगे। मैं इशाल से बात करने के बाद वापस से पहनना भूल गई थी। उससे कमज़ोर से एहतजाज किया। आइंदा ये गलती ना हो और ईशान ने तुम्हें जो कहा है वो करो। मैं इसमें तुम्हारी मनमानी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम यहाँ अपना मिशन मुकम्मल करने आई हो, बेहतर है उसमें अपने पसंदीदा कानून बनाकर लापरवाही ना बरतो। मेरी बात समझ आई?
उसके कराहट लहजे में कहने पर हीर ने खुश का लगाया। क्या चाह रहे हो? मैं ये जवाब दूँ? जी सर, आपकी फर्माबरदार शागिर्द बनकर। नहीं हसाम वजदान, तुम यहाँ पर गलत हो। मैं ऐसा नहीं करूँगी। कुछ खुदा का खौफ करो। मैं किसी कमज़ोर पर सितम कैसे कर सकती हूँ? मैं नहीं करूँगी। वो दबे हुए लहजे में बोली। मेरी बात समझ में आई? आखिर में वो उसके कहे अल्फाज सुराती हुई तंज़िल लहजे में बोली, जिस पर हसाम ने अपने लबों पर दाँत रखकर अपना कहकर रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो उस पर रोक डालने की कोशिश कर रही थी और ये चीज़ हसाम को काफ़ी लुफ्तंदोज़ होने वाली लगी थी। बस बात खत्म हो गई। जब सामने से काफ़ी देर जवाब नहीं आया तो वो बेसब्री से पूछने लगी। नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुई स्वीटहार्ट। बेशक तुम्हारी जान हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, लेकिन जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से करो। अगर इसमें नाफरमानी हुई तो मेरी जान, मेरा नहीं ख्याल, तुम्हें इसके नताइज पसंद आएंगे। बहुत भारी कीमत तुम्हें अदा करनी पड़ेगी, ट्रस्ट मी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वो बेयकीनी से पूछने लगी। नॉट एट ऑल। बस कुछ चीज़ें तो मैं समझा रहा हूँ जो फ्यूचर में तुम्हारे काम आएंगी। उसके अल्फाज से वो कुछ पल खामोश रही। बस यही कहना था या कुछ और भी? वो हिम्मत से बोली। आज के लिए बस इतना ही। ओके मिस्टर, फिर अल्लाह हाफिज़। वो कहकर कॉल बंद कर गई और अपना सर हाथों में लेकर बैठ गई, जबकि हसाम ने एयरपीस निकाल कर पास पड़ी कुर्सी पर फेंक दिया, क्योंकि वो जानता था ये असूलों वाली लड़की है और ये मिशन उन दोनों के दरमियान फासले मज़ीद बढ़ा देगा, क्योंकि उसे हर सूरत सिर्फ जीत से गर्ज है, जो कैसे भी मिले। जबकि हीर ऐसा कतई नहीं सोचती। वो नाप तोल कर चलने वाली लड़की है, जबकि वो सरपेरा इंसान अपने रास्ते खुद बनाने का आदी। हीर की आंखों से आंसू निकलने के लिए बेताब होने लगे, मगर उससे उन्हें बहने की इजाज़त हरगिज़ नहीं थी। हसाम ने अभी जिस तरह उससे बात की थी, उसे पक्का यकीन हो गया था उसकी उन लोगों के सामने कोई औकात नहीं है। अगर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं करेगी, तो ऐसे ही उसके प्यारों की जान के हवाले से उसे धमका कर काम निकलवाएंगे। अब उससे पूरी लड़की बनने पर भी पछतावा होने लगा। वो कैसे सरेआम किसी के बगैर वजह की तस्लील कर सकती थी? हसाम, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना और बदले में तुमने मुझे क्या दे रहे हो? ये सब? वो अपनी आँखों से निकलते आँसुओं की जानिब इशारा करते हुए बोली, जो बिना उसकी इजाज़त लिए बह रहे थे। कितनी छलनी थी! तुम जैसे पत्थर के साथ दिल लगाकर बैठती थी। सोचा था कि बदले में तुम भी मुझे अपने दिल में सजा कर रखोगे। कितनी बेवकूफ़ थी ना! जिसके पास दिल ही ना हो वो भला कब रखते हैं दिलों में? माफिया के लोगों के पास कब से दिल होने लगे? ये लोग तो सिर्फ़ अपने मतलब के लिए दूसरों के सीनों को चाक कर देते हैं। बेरहम। वो अपने आँसू को बेदर्दी से साफ करती हुई गुस्से पर बढ़ाई। हेलेना, हेलेना! आना ने उसके बाजू को हिलाते हुए कहा तो वो ट्रांस से बाहर निकली। तुम रो रही हो? क्या हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। वैसे शायद नींद की वजह से आंखें सुर्ख हो रही हैं। उससे होश में आकर कंधे उचकाते हुए कहा, जैसे ही कोई मामूली सी बात थी। वो उसकी बात से मुतफिक तो नहीं थी, लेकिन उससे मजीद कुरीदा नहीं। तुम्हें प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलवाया गया है। उन लोगों ने तुमसे रब्ता करने की कोशिश की, मगर नंबर बन जा रहा था, इसलिए मेरे हाथ पैगाम दिया है। ओके, मैं जाती हूँ। वो कहकर वॉशरूम की जानी बढ़ गई ताकि फ्रेश हो सके।